Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. So in today's lecture, I am going to make you revise from Order 6 to Order 9. We'll revise in today's video. Soon there is a course that is West Bengal Judiciary exam के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है. That is starting from the 23rd of Jan से बैच स्टार्ट हो जाएगा. So you can just join this batch and details and all आपको description box में मिल जाएंगी. And there is also a price drop alert that is going on Unacademy. So the batch is starting from 23rd. You can just avail this opportunity and you can prepare for judiciary. There is an important announcement कि प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स के लिए स्पेशल जो है अभी नोट्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है, इन द एंड ऑफ जैन. एंड there is going to be a price hike from the next month onwards, that is Feb से price hike हो जाएगा. So avail this opportunity and grab this opportunity and prepare for judiciary. So let's revise from Order 6. So Order 6 what deals with this deals with pleadings. So what is the meaning of pleadings? Pleadings means plaint or written statement. तो प्लीडिंग्स में क्या चीज लिखी जाएगी? प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस. दैट मीन्स कि प्लीडिंग्स टू स्टेट फैक्टा प्रोबेंडा एंड नॉट फैक्टा प्रोबेंशिया. ठीक है, फैक्टा प्रोबेंडा प्लीडिंग स्टेट करेंगी, ना कि फैक्टा प्रोबेंशिया. सो एवरी प्लीडिंग शेल कंटेन ओनली a concise statement in a concise form of the material facts जिस पे की पार्टी रिलाई करती है अपनी क्लेम या डिफेंस के लिए, बट नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड. एंड हर प्लीडिंग जो है वो डिवाइड होगी पैराग्राफ्स में, नंबर्स कंसेक्टिवली उनकी नंबरिंग होगी. ठीक है, डेट सम्स एंड नंबर्स शेल बी एक्सप्रेस इन प्लीडिंग्स इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स. आपको दोनों में जो है उसमें डेट सम्स एंड नंबर्स लिखने होंगे. नाउ प्लीडिंग्स में हु विल वेरीफाई द प्लीडिंग्स. ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे होगी प्लीडिंग्स की, प्लीडिंग्स पे साइन किसके होंगे? So every pleading shall be signed by the party and his pleader. हर pleading पे कौन साइन करेगा? पार्टी एंड प्लीडर. अगर पार्टी किसी रीजन की वजह से एब्सेंट है या किसी गुड कॉज की वजह से पार्टी साइन नहीं कर पाई प्लीडिंग्स पे, देन उस पे साइन को कौन साइन कर सकता है? सो एनी पर्सन हु इज ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय हिम. कोई भी पर्सन जो ड्यूली ऑथोराइज्ड है वो उस पे साइन कर सकता है, और टू सू और डिफेंड ऑन हिज बिहाफ. तो एवरी प्लीडिंग शेल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर. ठीक है, जहां पे वो अवेलेबल नहीं है उसकी एब्सेंस में किसी गुड कॉज की वजह से उस पे साइन हो सकते हैं जो ड्यूली ऑथोराइज्ड है, ठीक है, टू सू और टू डिफेंड ऑन हिज बिहाफ. नेक्स्ट इज दैट इज एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस. तो हर प्लीडिंग पे, ठीक है, चाहे वो प्लेंट है चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट है, उसमें जो है पार्टी का एड्रेस लिखा जाएगा. सो शैल बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. ठीक है, एंड उस पर साइन होंगे रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ द पार्टी. तो जो भी उसमें एड्रेस लिखा जाएगा दैट इज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ ए पार्टी. अगर पार्टी ने जो एड्रेस है, ठीक है, अगर कोर्ट को जो रजिस्टर्ड एड्रेस है पार्टी का, अगर वो कोर्ट ने डिस्कवर कर लिया कि ये इनकम्प्लीट है, फॉल्स है या फिक्टिशियस है, चाहे कोर्ट ने सुओ मोटो या फिर पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर द कोर्ट हैज डिस्कवर्ड दिस फैक्ट, देन अगर तो रजिस्टर्ड एड्रेस इनकम्प्लीट, फॉल्स या फिक्टिशियस प्लेंटिफ ने दिया है तो उस पर स्टे लग जाएगी सूट पे. अगर डिफेंडेंट ने ऐसा किया है तो उसका डिफेंस जो है वो स्ट्रक आउट हो जाएगा एंड ही विल बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन जैसे कि उसने कोई डिफेंस पुट अप ही नहीं किया है. सो हर प्लीडिंग, चाहे वो प्लेंट है चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट है, उसमें पार्टी एड्रेस लिखेगी एंड दैट एड्रेस इज अ रजिस्टर्ड एड्रेस, एंड वो एड्रेस जो है वो पार्टी को करेक्ट लिखना होगा. अगर कोर्ट ने डिस्कवर कर लिया कि ये करेक्ट एड्रेस नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, फिक्टिशियस है, देन दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट इज गिवन अंडर योर रूल 14A. नाउ अगर कोर्ट ने जो है सूट पे स्टे लगा दिया क्योंकि प्लेंटिफ ने सही एड्रेस नहीं दिया, या डिफेंस स्ट्रक आउट कर दिया क्योंकि डिफेंडेंट ने ऐसा किया है, देन जो एज द केस में देन कोर्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड करवाने के लिए. ठीक है, दे कैन अप्लाई टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ स्टे और एज द केस में बी फॉर द ऑर्डर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द एविडेंस. अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ पार्टीज जो है देवर प्रिवेंटेड बाय सम सफिशिएंट कॉज कि वो ट्रू एड्रेस जो है कोर्ट में प्रॉपर टाइम पे नहीं दे पाई हैं, तो कोर्ट सेट असाइड कर सकती है जो भी कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर लगाया है या फिर जो भी ऑर्डर कोर्ट ने स्ट्राइकिंग आउट का डिफेंस का किया है. ठीक है, साथ में उसको जो है कॉस्ट पे करने के लिए बोलेगी एंड द कोर्ट विल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट और डिफेंस एज द केस में बी.
नाउ एज वी हैव सीन इन रूल 14 की एक प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट पे किसके साइन होंगे. नाउ हु विल वेरीफाई द प्लीडिंग्स. तो प्लीडिंग्स को कौन वेरीफाई करेगा. एवरी प्लीडिंग शेल बी वेरीफाइड एट द फुट बाय द पार्टी or by one of the parties pleading or by some other person जो ये that is proved to the satisfaction of the court that he is acquainted with the facts of the case. तो वेरिफिकेशन पे जो साइन होंगे, ठीक है, पर्सन जो वेरीफाई कर रहा है वो ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन से वो पैराग्राफ्स अपनी खुद की नॉलेज से वेरीफाई कर रहा है एंड कौन से पैराग्राफ्स जो हैं वो वेरीफाई कर रहा है अपॉन द नॉलेज दैट इज रिसीव्ड एंड ही बिलीव्ड इट टू बी ट्रू. एंड पर्सन जो भी वेरीफाई कर रहा है प्लीडिंग्स को वो साथ में एक एफिडेविट लगाएगा इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग्स. एंड जो वेरिफिकेशन है, ठीक है, उसमें जो है डेट एंड प्लेस लिखे जाएंगे एट विच इट वाज साइंड. तो नेक्स्ट इज दैट इज स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स. प्लीडिंग्स को स्ट्राइक आउट कोर्ट कब कर सकती है. सो कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड any matter in any pleading that is unnecessary, scandalous, frivolous, vexatious, or which may tend to prejudice, embarrass, or delay the fair trial of the suit, or which is otherwise the abuse of the process of the court. So the court may, at any stage of the proceeding, order to be struck out or amended any matter in any pleading जो unnecessary है, scandalous है, frivolous है, vexatious है, या prejudice करता है, embarrass या delay करता है fair trial of the suit को, or which is otherwise an abuse of the process of the court. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स. तो कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पे अलाउ कर सकती है ईदर पार्टी. द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ ईदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग. ठीक है, ईदर पार्टी की वो ऑल्टर कर सकती है, अमेंड कर सकती है प्लीडिंग्स को. ठीक है, एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ, अगर वो जरूरी है, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी. तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की एप्लीकेशन कोई भी पार्टी दे सकती है, whether that can be also be given by the plaintiff as well as for the defendant. तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे इसको अलाउ कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि yes this is necessary to determine the real question of controversy between the parties. बट जो ऐसी एप्लीकेशन है इसको कोर्ट अलाउ नहीं करेगी एक बार अगर ट्रायल कमेंस हो गया, अनलेस कि कोर्ट इस कंक्लूजन पे आए कि हाँ कि पार्टी जो है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ड्यू केयर ऑल्सो पार्टी इस मैटर को नहीं रेज कर पाई बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल. So no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of the trial. Next is failure to amend after order. So now the court has allowed the party कि ठीक है कि amendment की application court ने allow कर दी, ठीक है, बट जो पार्टी है उसने जो भी कोर्ट ने टाइम पीरियड दिया है टाइम एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के लिए उसने नहीं की पार्टी ने, या अगर कोई भी टाइम लिमिट कोर्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया देन विद इन द 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, तो पार्टी ने जो है लीव टू अमेंड पार्टी ने नहीं किया अमेंड, देन उसके बाद उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो अमेंड कर सके आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम अनलेस कि जो टाइम है दैट इज एक्सटेंडेड बाय. तो he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as the case may be unless the time is extended by the. Next is plaint. Plaint is dealt under which order? This is dealt under order 7. So the plaint shall contain, plaint में कुछ चीजें लिखी जाएंगी. क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी? The name of the court in which the suit is brought. ठीक है, कोर्ट का नेम जिसमें सूट ब्रॉट किया गया है. The name, description and place of residence of the plaintiff. The name, description and place of residence of the defendant. ठीक है, सारी चीजें एक प्लेंट में लिखी जाएंगी. The facts showing the court has jurisdiction, the relief which the plaintiff seeks. तो अगर कोई मनी सूट है, अगर प्लेंटिफ कोई रिकवरी ऑफ मनी करना चाहता है तो उसमें वो प्रिसाइज अमाउंट लिखेगा जो भी उसने क्लेम किया है. बट अगर वो सू कर रहा है मीन्स प्रॉफिट के लिए तो वह अप्रोक्सीमेट अमाउंट भी लिख सकता है उसमें, या फिर वैल्यू दैट इज सूट. तो लाइक वी स्टडी लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 में इफ यू रिमेंबर कि उसमें आप कंडोन करवा सकते हो देयर इज एनी डिले, ठीक है, बट दैट अप्लाइज टू ओनली अपील. वो सूट्स पे अप्लाई नहीं करता है सेक्शन ना. अगर सूट्स को फाइल करने में कोई डिले हो रहा है, ठीक है, तो
सूट को इंस्टीट्यूट करने में कोई डिले हो रहा है, देन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द, देन उसके लिए एग्जाम्पशन आपको कहाँ पे प्रोवाइड किया? सो दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 7 रूल 6. This says where the suit is instituted after the expiration of the period that is prescribed by the law of limitation. The plaintiff shall show the ground upon which the exemption from such law is claimed. तो रिलीफ जो है वो स्पेसिफिकली स्टेट करना होगा एक प्लेंट में, ठीक है, जो भी पार्टी रिलीव कर रही है. सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट? सो कोर्ट ने अगर प्लेंट को एडमिट कर लिया तो उसका प्रोसीजर हमें रूल में 9 में दिया हुआ. तो अगर कोर्ट ने प्लेंट को एडमिट कर लिया, देन कोर्ट जो है डायरेक्ट करेगी प्लेंटिफ को कि आप उतनी कॉपीज कोर्ट में सप्लाई करो प्लेंट की जितने डिफेंडेंट्स हैं, प्लस साथ में आप जो है फी भी डिपॉजिट करवाओ जो भी समन्स को सेंड करने के लिए उसमें लगेगी. सो व्हाट इज द प्रोसीजर on the admission of the plaint? The procedure is where the court orders that the summons be served on the defendant in the manner that is provided by in Rule 9 of Order 5. It will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendants. कितने days में? Within 7 days from the date of such order, along with the fee for the service of summons on the defendant. Next is what? That is retain of plaint. अगर प्लेन जो है, ठीक है, कोर्ट गलत कोर्ट में जो है फाइल कर दी, दैट मीन्स कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ठीक है, उसको जो है डिसाइड करने की, एंड द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द सूट इन अ रॉन्ग कोर्ट, देन व्हाट द कोर्ट विल डू? द कोर्ट विल रिटर्न द प्लेन टू बी इंस्टीट्यूटेड इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड. सो द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न, ठीक है, प्लेन को किसी भी स्टेज पे कोर्ट रिटर्न कर सकती है टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड. Now what is the next is that is rejection of plaint. Rejection of plaint is given in Rule 8. So we have seen कि अगर plaint admit होगी तो what is once the plaint is admitted under Rule 9, ठीक है, अगर plaint admit होगी तो उसका procedure क्या है? Now अगर plaint reject होगी then what are the consequences of that? तो अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, प्लेंट कौन से ग्राउंड्स पे रिजेक्ट होगी? दैट इज गिवन इन रूल 11. सो दिस इज अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया है कॉज ऑफ एक्शन को, ठीक है, अगर रिलीफ जो क्लेम किया गया है वो अंडर वैल्यूड है, अगर वो प्रॉपरली वैल्यूड है बट वो दैट इज फाइल्ड ऑन पेपर दैट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, या फिर सूट अगर अपीयर हो गया कि दैट इज बार्ड बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ में बार्ड है, अगर वो डुप्लीकेट में नहीं फाइल किया गया है. We know that Order 4 Rule 1 में plaint is to be filed in the duplicate, ठीक है, अगर डुप्लीकेट में नहीं फाइल की गई then that can be rejected under Order 7 Rule 11. अगर plaintiff फेल कर जाता है कंप्लाई करने के लिए with the provisions of Rule 9, अगर plaintiff फेल कर गया, उसने कंप्लाई नहीं किया, ठीक है, कौन सी प्रोविजंस? जो Rule 9 की प्रोविजंस हैं, that is the procedure on admission of plaint, then the court can reject the plaint. Now the question arises is once the plaint is rejected, whether, ठीक है, एक बार अगर plaint reject होगी, whether the fresh suit can be filed on the same cause of action. क्या fresh suit file किया जा सकता है same cause of action? The answer is yes. This is given in Rule 30. This says the rejection of the plaint on any of the grounds, किसी भी ग्राउंड के ऊपर that is mentioned in Rule 11 shall not of its own force preclude the plaintiff. ये प्रोहिबिट नहीं करेगा प्लेंटिफ को फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन. नेक्स्ट इज दैट इज वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट. अगर प्लेंटिफ किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सू कर रहा है या फिर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा है जो उसकी पोजेशन या पावर में है, ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन अ लिस्ट. वो ऐसे डॉक्यूमेंट को एक लिस्ट में एंटर करेगा एंड शैल प्रोड्यूस्ड इट इन द कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तो वो उसको एंटर करेगा एक लिस्ट में एंड प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में व्हेन द प्लेंट इज फाइल्ड बाय हिम. अगर ऐसा डॉक्यूमेंट उसकी पोजीशन या पावर में नहीं है तो वो स्टेट करेगा कि वो किसकी पोजीशन या पावर में ना. डॉक्यूमेंट जो उसको प्लेंटिफ को प्रोड्यूस करना चाहिए था जब प्लेंट प्रेजेंट की गई या फिर जब लिस्ट बनाई गई, बट उसने ऐसा नहीं किया, देन वो बाद में बिना कोर्ट की परमिशन के दैट विल नॉट बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द. Next is Order 8. Order 8 deals with what? This deals with the written statement. So once the plaintiff ने plaint submit करा दी, उसके बाद summons send होगी,
तो जब से समन्स उसको सेंड होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम, डिफेंडेंट को 30 डेज के अंदर अंदर जो है उसको रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको फाइल करनी होगी, ठीक है। अगर 30 डेज में उसने नहीं फाइल की, देन दैट कैन बी एक्सटेंडेड विच कैन नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। नाउ जो ये प्रोविजन हमें दी हुई है, वेदर दिस इज डायरेक्टरी और मैंडेटरी इन नेचर, अगर हम कमर्शियल सूट्स की बात करें तो रिटर्न स्टेटमेंट 120 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होगी। अगर 120 डेज में नहीं फाइल की, देन दैट इज दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। इसको चेंज कोर्ट इसको लेटर ऑन एक्सटेंड नहीं कर सकती है, बट इन द केस ऑफ नॉन कमर्शियल सूट्स द कोर्ट कैन एक्सटेंड दिस, अगर कोर्ट को लगता है कि yes this is necessary in the interest of the justice. In the case of commercial suits this is mandatory, in case of non commercial suits that is directory. Next is it is the duty of the defendant, like we have read under order 7 rule 14 में what we have read कि plaintiff को अपनी plaint के साथ documents को attach करना होगा जिसके वो rely कर रहा है। Similar is here also, defendant को produce करने होंगे document जिसपे वो relief claim कर रहा है और relied upon by him। तो अगर डिफेंडेंट बेस कर अपना डिफेंस अपॉन ए डॉक्यूमेंट और रिलाइज अपॉन एनी डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन ऑफ, ठीक है, तो उसको करना होगा। अगर उसने नहीं किया, अगर उसको ये इफ दैट इज नॉट इन हिज पोजेशन एंड पावर, तो उसको जो है स्टेट करना होगा अगर उसने डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया। सिमिलर सेम थिंग है, ठीक है, जो हमने प्लेंटिफ के केस में की, नहीं किया, उसको करना चाहिए था, तो then later on without the permission of the court वो उसको एविडेंस में नहीं लिया जा सकता on his behalf at the hearing of the suit। प्लस इस रूल में जो भी कंटेंट है ये किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा दैट इज प्रोड्यूस्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिव्स विटनेस और दैट इज हैंडेड ओवर टू ए विटनेस टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। नेक्स्ट दिस सेज दैट डिनायल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट में कुछ भी जो कॉज ऑफ एक्शन में लिखा है उसने एंड डिफेंडेंट इज रिप्लाइंग दैट, तो वो स्पेसिफिक डिनायल करेगा हर एलिगेशन का। अगर उसने स्पेसिफिकली डिनायल नहीं किया देन दैट शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड, तो उसको कोर्ट एडमिट मान लेगी एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन रिगार्डिंग दैट, एक्सेप्ट अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। नाउ वन इज सेट ऑफ, वन इज काउंटर क्लेम। Set off is dealt in order 6, counterclaim is dealt in order 6, rule 6A। तो set off जो है रिकवरी ऑफ मनी सूट्स में होता है, ठीक है। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, दैट शुड नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिखा कि मुझे डिफेंडेंट से 10,000 रुपीज लेनी है एंड डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में क्लेम किया कि मुझे इससे जो है 5,000 रुपीज लेने हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इसको सेट ऑफ कर देगी। जो अमाउंट क्या रह गया, 5,000 रुपीज रह गया जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से लेनी है। So the written statement shall have the same effect as the plaint in a cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect of both the original claim and of the set off, but this shall not effect the lien upon the amount decreed by any pleader in respect of the cost payable to him under the decree। काउंटर क्लेम में क्या होता है कि आप जो है रिकवरी ऑफ मनी सूट्स के साथ साथ प्लस क्लेम भी कर सकता है डिफेंडेंट में इन एडिशन ऑफ हिज राइट ऑफ प्लीडिंग बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम, एनी राइट या क्लेम भी वो उसमें जो है क्लेम कर सकता है काउंटर क्लेम। यहाँ पे भी यही चीज है कि वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा, एज अ क्रॉस सूट एंड प्लेंटिफ के पास लिबर्टी है कि वो फाइल कर सकता है रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू द काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट। अगर किसी रीजन की वजह से प्लेंटिफ का जो सूट है अगर वो स्टे हो गया, डिसमिस हो गया या डिसकंटिन्यू हो गया, देन काउंटर क्लेम के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट कैन बी प्रोसीडेड विद इन स्पाइट ऑफ दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गिवन इन योर रूल 60। दिस सेज इफ इन एनी केस इन विच द डिफेंडेंट सेट अप ए काउंटर क्लेम, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued or dismissed, the counter claim may nevertheless be proceeded। Next is that is order 9। Order 9 deals with appearance of parties and consequence of the non-appearance of parties। तो on the day fixed in the summons, ठीक है, जिस दिन कोर्ट ने समन्स में डे फिक्स किया उस दिन पार्टीज को कोर्ट में आना होगा, ठीक है, एंड अपीयर होना होगा। तो वी हैव रेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 9 में मैंने आपको क्या पढ़ाया
कि प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ प्लेंट, कि वंस द प्लेंट इज एडमिटेड, एक बार अगर कोर्ट प्लेंट को एडमिट कर लेती है, देन व्हाट इज द स्टेप इज, ठीक है, कि उसको प्लेंटिव को जो है कॉपी सबमिट करवानी होंगी जितने डिफेंडेंट्स है, प्लस उसको फी डिपॉजिट करवानी होगी। अगर उसने फी नहीं करवाई, ठीक है, समन्स को सेंड करने के लिए, एंड उसकी वजह से जो है समन्स नहीं सेंड हो पाए, ठीक है, प्लेंटिव को, देन व्हाट द कोर्ट विल डू, डिफेंडेंट को, सॉरी, द व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट कैन डिसमिस द सूट। So this is given under your rule 2. This says, where on a day so fixed it is found that the summons has not been served upon the defendant, in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges, then the suit will be dismissed. दोनों पार्टीज को कोर्ट में आना होगा, ठीक है, जिस दिन कोर्ट ने बुलाया। अगर पार्टीज अपीयर नहीं होती हैं, देन सूट को डिसमिस कर दी। Now, if the suit is dismissed under rule 3, then the plaintiff is not barred from filing a fresh suit on the same cause of action. प्लेंटिव जो है फ्रेश सूट फाइल कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, या फिर वो सूट को रीस्टोर भी करवा सकता है अंडर रूल 4। नेक्स्ट इज दैट इज, अगर समन्स प्लेंटिव को डिफेंडेंट को सेंड किए गए पर वो रिटर्न हो गए, वो अनसर्व, ठीक है, वो सर्व नहीं हुए, देन प्लेंटिव को अप्लाई करना होगा कोर्ट में विद इन 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर उसने फ्रेश समन्स के लिए नहीं अप्लाई किया, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटर्न, देन व्हाट द कोर्ट कैन डू, द कोर्ट कैन डिसमिस द सूट। ना अगर दोनों पार्टीज नहीं आई तो कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगी। अगर सिर्फ प्लेंटिफ आ गया कोर्ट में, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, देन व्हाट द कोर्ट विल डू। अगर यहाँ पे 3 सिचुएशंस हैं, अगर तो समन्स उसको ड्यूली सर्व हुए तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर देगी। अगर समन्स नहीं उसको ड्यूली सर्व हुए तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगी सेकंड समन्स। अगर समन्स सर्व हो गए हैं बट वो ड्यू टाइम पे नहीं हुए हैं तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है सफिशिएंट टाइम दे देगी। व्हाट द कोर्ट विल डू, इफ इट इज प्रूव दैट द समन्स वाज सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम, कोर्ट जो है, ठीक है, एक डे फिक्स कर देगी, तो कोर्ट पोस्टपोन कर देगी हियरिंग को टू अ फ्यूचर डे। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज जहां पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है ना। प्लेंटिफ अपीयर हुआ, बाद में डिफेंडेंट कोर्ट में आ गया, उसने रीजन शो कर दिया कि दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज अनएबल टू अटेंड द कोर्ट, देन व्हाट द कोर्ट कैन डू, ठीक है, कोर्ट सेट असाइड कर सकती है ऑर्डर को अलोंग विद द कॉस्ट अंडर रूल 7। ना इफ ओनली डिफेंडेंट अपीयर्स एंड प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है, तो अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है एंड प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता, डिफेंडेंट अगर एडमिट कर लेगा, ठीक है, क्लेम को जो भी प्लेंटिफ ने किया है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगी। अगर उसने एडमिट नहीं किया तो कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगी। अगर उसने पार्ट एडमिट कर लिया, पार्ट उसने एडमिट नहीं किया, तो पार्ट उसने जितना एडमिट किया कोर्ट उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगा, जितना उसने नहीं एडमिट किया कोर्ट उतने रिमाइंडर को जो है डिसमिस कर देगा। दिस इज गिवन इन योर रूल 8। Now if you want to rapidly revise CPC, you can just join my course, you can just follow me on Unacademy, and सब्सक्रिप्शन के लिए you can just use this code। अभी प्राइस ड्रॉप अलर्ट भी चल रहा है, आप ये कोड यूज करके you can save up to 20% off on subscription। Next is that is decree against plaintiff by default bars fresh suit। अब अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है, ठीक है, डिफेंडेंट अपीयर होता है, तो वो बाद में जो है, ठीक है, कोर्ट ने अगर सूट को डिसमिस कर दिया या पार्टली डिसमिस कर दिया, तो प्लेंटिफ फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन। हाँ, वो क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है उसको सेट असाइड करवाने के लिए, एंड कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है देन कोर्ट उसको सेट असाइड कर देती है। ना इफ द कोर्ट हैज प्रोसीडेड एक्स पार्टी, लाइक वी हैव स्टडीड अंडर रूल 6 की कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीड कर ली। Now what is the remedy that is available to the defendant? रेमेडी क्या अवेलेबल है, वो एक तो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रूल 13 में उसको सेट असाइड करने के लिए। ही कैन फाइल एन अपील ऑल्सो अंडर सेक्शन 96, ठीक है। ही कैन फाइल अ रिव्यू ऑल्सो, ठीक है, रिव्यू एप्लीकेशन को भी फाइल कर सकता है, एंड इवन ही कैन फाइल अ सूट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रॉड। So these are the remedies that is available to the defendant if the court has proceeded ex parte। Now एक सूट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। तो अगर एक सूट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं एंड उनमें से जो है एक आया या 2 आगे, बाकी के अपीयर नहीं हुए, तो कोर्ट जो है सूट को कंटिन्यू कर सकती है, परमिट द सूट टू प्रोसीड इन द वे जैसे कि सारे प्लेंटिफ्स अपीयर हैं, कोई भी ऑर्डर कर सकती है। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट एक सूट में, एक आ गया, ठीक है, 2 आगे, बाकी के नहीं आए,
तो कोर्ट जो है सूट के साथ प्रोसीड कर सकती है एंड एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग द जजमेंट जो भी कोर्ट को ठीक लगता है कोर्ट वो ऑर्डर पास कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंडेंट्स जो कोर्ट में नहीं अपीयर। So these are your orders from order 6 to order 9. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो do like the video and before I end this video जो आपका वेस्ट बंगाल का that is your West Bengal batch that is starting from the 23rd of Jan. I am going to make you revise in that the subjects that is Indian Evidence Act, Constitution, Contract, TPC, Muslim law plus partnership. So these are the subjects that I'll make you. Thank you so much, learners. I'm just ending the class here only.